5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन और प्रचार का काम जोरों पर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तेलंगाना में 2 जनसभाएं। तेलंगाना सीएम भी करेंगे 2 जनसभाएं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे की राजस्थान की 12 में रैली। पांच दिवसीय सेना कमांडर सम्मेलन आज से नई दिल्ली में हुआ शुरू। सम्मेलन में राष्ट्रीय सुरक्षा में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर होगी विशेष चर्चा। वियतनाम के हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक हुई संपन्न। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, वियतनाम के साथ चर्चाओं में राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा क्षेत्रों में सहयोग पर हुई बात। विश्वास है कि आने वाले वर्षों में हमारी व्यापक रणनीतिक साझेदारी होगी और मजबूत। इजरायल हमास युद्ध के बीच कुछ घंटों के लिए खोली जाएगी गजा की मिस्र से सटी रिफा क्रॉसिंग। लोगों की निकासी और मानवीय मदद को मिलेगी अनुमति। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने कहा, विभिन्न पक्षों को साथ लेकर तैयार की जा रही है व्यवस्था। खेल की खबरों में आईसीसी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के बीच मुकाबला लखनऊ में आज। दोनों टीमों की पहली जीत पर नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक दलों ने प्रचार को रफ्तार देना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का आज व्यस्त चुनावी कार्यक्रम रहने वाला है। राजनाथ सिंह तेलंगाना के हुजूराबाद और महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्रों का दौरा करने वाले हैं। वो यहां चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं बीआरएस प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव प्रदेश के जनगांव और भुवनागरी में सार्वजनिक रैलियों को संबोधित करेंगे। उधर कांग्रेस नेता राहुल गांधी मिजोरम की 2 दिवसीय यात्रा पर रहेंगे। वो प्रदेश में चुनावी कार्यक्रमों में शामिल होंगे और पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना यात्रा का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वे राजस्थान के आधिकारिक चुनाव अभियान की शुरुआत भी करेंगे। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज राजनांदगांव में अपना नामांकन दाखिल करने वाले हैं। इस दौरान रमन सिंह के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। रमन सिंह के नामांकन के लिए पार्टी ने जोरदार तैयारियां की हैं। राजनांदगांव के स्टेट स्कूल मैदान में आम सभा आयोजित की गई, जिसे गृह मंत्री अमित शाह संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव हो रहे हैं। पहले चरण के तहत 7 नवंबर को वोटिंग होनी है, जबकि दूसरे चरण की वोटिंग 17 नवंबर को होनी है। पहले फेज में 20 सीटों पर मतदान किया जाएगा, जिसमें बस्तर संभाग के अलावा राजनांदगांव और उसके आसपास की सीटें भी शामिल हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उदयपुर के दौरे पर हैं। उदयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का स्वागत किया। जेपी नड्डा उदयपुर और बांसवाड़ा संभाग के पार्टी पद अधिकारियों से मुलाकात कर उनसे चर्चा कर रहे हैं। पहले सत्र में वे उदयपुर शहर के साथ साथ देहात, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ जिला के पार्टी पद अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। दूसरा चरण दोपहर 12 बजे शुरू होगा, जिसमें बांसवाड़ा, डूंगरपुर, राजसमंद जिले के पद अधिकारियों से वो मुलाकात करेंगे। सेना कमांडर्स का सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू हुआ। ये शीर्ष स्तरीय द्विवार्षिक कार्यक्रम वैचारिक आधार पर विचार विमर्श के लिए भारतीय सेना को महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयों की सुविधा प्रदान करने का एक संस्थागत मंच है। 5 दिवसीय सम्मेलन के दौरान सेना कमांडर और अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी पहले दिन वर्चुअल माध्यम से मिल रहे हैं। इसके बाद शेष विचार विमर्श हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि शीर्ष नेतृत्व भारतीय सेना की परिचालन तैयारियों की समीक्षा के अलावा वर्तमान और उभरते सुरक्षा परिदृश्यों पर विचार मंथन करेगा। कमांडरों का सम्मेलन अपने व्यापक क्षेत्र के साथ ये सुनिश्चित करता है कि भारतीय सेना प्रगतिशील, अग्रगामी, अनुकूलित और भविष्य के लिए तैयार रहे।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को सेना कमांडर्स के सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे और वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी भी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर अजय कुमार सूद भी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए टेक्नोलॉजी का लाभ उठाने विषय पर एक भाषण देंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम में अपने समकक्ष वोई थान सोन के साथ भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की 18वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। विदेश मंत्री ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि आज हनोई में 18वें भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की रचनात्मक बैठक संपन्न हुई है। विदेश मंत्री इसके लिए सह अध्यक्ष वोई थान सोन को धन्यवाद कर रहे हैं और जयशंकर ने यह भी बताया कि बैठक के दौरान राजनीतिक, रक्षा और समुद्री सुरक्षा के साथ साथ न्यायिक, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई। जयशंकर ने विश्वास जताया कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी और मजबूत होगी। इसके साथ ही भारत प्रशांत क्षेत्र, वैश्विक मुद्दों के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और विभिन्न बहुपक्षीय समूहों में हमारे सहयोग पर दृष्टिकोण भी साझा किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे और इस दौरान वे कोलकाता के सियालदह में दुर्गा पूजा पंडाल का भी उद्घाटन करने वाले हैं। ये पंडाल राम मंदिर की थीम पर बना हुआ है। दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में सबसे बड़ा त्योहार है और अमित शाह ने पहले भी उत्सव के दौरान राज्य का दौरा किया था। इससे पहले कल गृह मंत्री अमित शाह ने नवरात्रि के पहले दिन गुजरात के गांधीनगर के मानसा में बहुचर माता मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह ने मानसा में मंदिर में अपने पूरे परिवार के साथ आरती में हिस्सा लिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को त्योहार की शुरुआत की शुभकामनाएं भी दी। तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर रिश्वतखोरी के आरोप को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे द्वारा लोकसभा अध्यक्ष को पत्र लिखे जाने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि निशिकांत दुबे एक सम्मानित सांसद है। वो तथ्यों के साथ खड़े होते हैं। संसद में उनकी विश्वसनीयता है। अगर उन्होंने पत्र लिखा है तो उनकी विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता। निशिकांत जी पार्लियामेंट्रियन, अवार्डेड पार्लियामेंट्रियन है और वो जब खड़े होते हैं तथ्यों के साथ खड़े होते हैं और उनकी विश्वसनीयता है पार्लियामेंट में। अगर पत्र लिखा है तो उनके प्रीवियस विश्वसनीयता को नकारा नहीं जा सकता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। बहुत हार्ड वर्क करते हो, मेरी तरह स्मार्ट वर्क करो। क्यों? लॉटरी लगी है? लॉटरी समझो, शेयर मार्केट की एक मस्त स्कीम में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। गारंटीड हाई रिटर्न्स आएंगे। आपके गारंटीड हाई रिटर्न्स कोई करण अर्जुन नहीं है जो जरूर आएंगे। मतलब? बाबा, शेयर मार्केट में जोखिम होता है। कोई भी गारंटीड हाई रिटर्न्स का वादा नहीं कर सकता। ये गैर कानूनी है। अच्छा? हाँ। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है और अब बात निठारी कांड की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने नोएडा के चर्चित निठारी कांड मामले में सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी की सजा रद्द कर दी। हाई कोर्ट ने दोनों आरोपियों की 14 अर्जियों पर फैसला सुनाया। अदालत ने गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपीलों पर फैसला सुनाया। सुरेंद्र कोहली ने 12 मामलों में जो मिली फांसी की सजा के खिलाफ अपील की थी, जबकि मनिंदर सिंह पंढेर ने 2 मामलों में मिली सजा के खिलाफ अर्जी दाखिल की थी। आरोपियों की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि इस घटना को कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। उनका कहना था कि सिर्फ वैज्ञानिक और परिस्थिति से जुड़े सबूतों के आधार पर उन्हें दोषी ठहराया गया है और फांसी की सजा दी गई। गौरतलब है कि निठारी कांड का खुलासा 2006 में हुआ था। इस मामले में सीबीआई ने सुरेंद्र कोहली को हत्या, अपहरण, बलात्कार, सबूत मिटाने, जबकि मनिंदर सिंह को मानव तस्करी का भी आरोपी बनाया था। 29 दिसंबर 2006 को निठारी में मनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे नाले में पुलिस को 19 बच्चों और महिलाओं के कंकाल मिले थे। पुलिस ने मनिंदर सिंह पंढेर और नौकर सुरेंद्र कोहली को गिरफ्तार किया। बाद में इस मामले की जांच
सीबीआई को सौंप दी गई थी। चुनावी चंदे के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिकाओं को सुप्रीम कोर्ट ने विचार के लिए संवैधानिक पीठ को भेजा। 30 अक्टूबर से कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा। कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से राजनीतिक दलों को मिलने वाले चंदे के सोर्स का पता नहीं चलता। ये भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा सहित संसद से निलंबित किए जा चुके आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सोमवार को यानी सुनवाई हो रही है और राज्यसभा से अनिश्चितकाल के लिए निलंबन के खिलाफ दायर राघव चड्ढा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वहीं पवन खेड़ा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई टिप्पणी के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आपराधिक मामला दर्ज करने की खेड़ा की याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ खेड़ा की याचिका पर सुनवाई करेगी। पहले ये सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी। आपको बता दें कि प्रेस वार्ता के दौरान प्रधानमंत्री के दिवंगत पिता पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सुनवाई 2 नवंबर तक के लिए टल गई। आज इस केस में आरोपी लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी कोर्ट में पेश नहीं हुए। उनके वकील ने अदालत में पेशी से छूट मांगी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। कोर्ट ने आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी उपलब्ध करवाए जाने का निर्देश दिया। सीबीआई ने इस 4 जुलाई को केस में दूसरी चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें पहली बार तेजस्वी यादव का नाम सामने आया था। बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष और लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी का मुर्शिदाबाद जिले के बहरमपुर में अपने संसदीय क्षेत्र में बिना हेलमेट पहने एवं हाथ छोड़कर बुलेट चलाने का वीडियो वायरल हुआ। इसमें वह खाली सड़क पर हाथ छोड़कर बुलेट पर स्टंट करते हुए नजर आ रहे हैं। रविवार को इस वीडियो के सामने आने के बाद वो विवादों में घिर आए। उन पर यातायात नियम तोड़ने का आरोप लगाते हुए लोग सवाल कर रहे हैं। मौसम विभाग ने केरल के कोल्लम, पथानामिट्टा, अलप्पुझा और इडुक्की जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया और बहुत तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। लक्षद्वीप के अलावा राज्य के अन्य सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। केरल और लक्षद्वीप में 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। मछुआरों को सलाह दी गई कि वो केरल के लक्षद्वीप के तटों के पास समुद्र में ना जाएं। खबर हिमाचल प्रदेश से, जहां मौसम का मिजाज बदल गया। अधिकांश इलाकों में बादल छाए हुए हैं। कई जगह रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है, जबकि ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी हो रही है। शिमला में भी बादल छाए हुए हैं। मौसम के बदलने से प्रदेश के तापमान में गिरावट आने से ठंड बढ़ गई। मौसम विभाग ने आज के लिए प्रदेश के निचले क्षेत्रों में भारी बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया। 18 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। लाहौल स्पीति के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बीती रात से बर्फबारी का क्रम जारी है। घाटी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में इस मौसम की तीसरी बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। रोहतांग दर्रा, बारालाचा दर्रा और पटसेऊ इलाके में 6 इंच से अधिक बर्फबारी हुई, जिससे मनाली ले राजमार्ग पर दराचा और आगे वाहनों की आवाजाही बाधित हो गई। वहीं कुंजुम सहित रोहतांग दर्रे पर भी करीब 4 इंच तक की बर्फबारी हुई है। आज और कल दिल्ली में पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल सकता है। इसके चलते सामान्यतया बादल छाए रहेंगे। बीच बीच में हल्की वर्षा होने के भी आसार हैं। इससे प्रदूषण में राहत मिलेगी। दिल्ली में हवा के प्रदूषक कणों की मात्रा रविवार को बरकरार रही। दिल्ली के 16 इलाकों का एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 के ऊपर खराब, जबकि 4 इलाकों का 300 के पार यानी बहुत खराब श्रेणी में दर्ज किया गया। बाहरी दिल्ली के एक इलाके DTU का AQI तो 400 से भी अधिक गंभीर श्रेणी में पहुंच गया। कुल मिलाकर राजधानी की हवा खराब श्रेणी में रही। हवा की रफ्तार बहुत तेज ना होने की वजह से तापमान में कमी के चलते प्रदूषक कण वातावरण में ज़्यादा देर तक ठहर रहे हैं। इसलिए AQI में वृद्धि देखने को मिल रही है। CPCB द्वारा जारी किए गए एयर क्वालिटी बुलेटिन के मुताबिक रविवार को राजधानी का AQI 233 रहा। इस स्तर को हवा की अगर बात की जाए तो खराब श्रेणी में रखा जाता है। NCR के शहरों की बात की जाए तो फरीदाबाद का 270, गाजियाबाद का 174, ग्रेटर नोएडा का 260,
गुरुग्राम का 168 जबकि नोएडा का 200 दर्ज किया गया। ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद का AQI खराब जबकि अन्य का मध्यम श्रेणी में रहा। रुक करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों का। गजा पट्टी से सटी मिस्र की सीमा पर राफा सीमा को 5 घंटे के लिए खोला जाएगा। स्थानीय मीडिया की खबरों के अनुसार 9 बजे से 5 घंटे के लिए इसे खोला जा रहा है। इसके जरिए रेफा सीमा से दोहरी नागरिकता वाले विदेशी नागरिकों को गजा से बाहर जाने की अनुमति होगी। साथ ही मानवीय सहायता लेकर आने वाले ट्रकों को गजा पट्टी में आने की अनुमति होगी। अमेरिकी विदेश विभाग ने गजा पट्टी के दक्षिणी छोर पर राफा क्रॉसिंग के खुलने पर परामर्श जारी किया, जिसमें कहा गया कि बॉर्डर क्रॉसिंग पर स्थिति अस्थिर और अप्रत्याशित रहने की संभावना है। उत्तरी गजा में इस्राएल सेना जमीनी युद्ध के लिए तैयार है। इस्राएल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कल एक बार फिर हमास को खत्म करने की बात दोहराई। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि लगातार इजरायली बमबारी और हमास कमांडर्स को निशाना बनाकर जमीनी हमले की चेतावनी के बाद पिछले सप्ताह करीबन 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए थे। इस बीच इजरायल ने गजावासियों से दक्षिण का क्षेत्र भी खाली करने का आग्रह किया। इस बीच हमास ने लोगों से इजरायल के संदेश को नज़रअंदाज करने के लिए कहा। इस बीच राजनयिक प्रयासों के तहत हमास नियंत्रित पट्टी में मिस्र से सटी नियंत्रित सीमा को फिर से खोलने पर चर्चा जारी की गई। अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में ये कहा कि गजा पर फिर से कब्जा करना इजरायल के लिए गलती होगी। बाइडेन ने कहा कि हमास का खात्मा ज़रूरी है, लेकिन साथ में ये भी कहा कि हमास फिलिस्तीनी लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। CBS न्यूज़ के 60 मिनट्स के साथ इंटरव्यू में बाइडेन ने जोर दिया कि इजरायल युद्ध के नियमों के अनुसार कार्य करेगा। निर्दोष नागरिकों को दवा, भोजन और पानी तक पहुंच मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि उनका मानना है कि इजरायल को लंबे समय तक क्षेत्र को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसके बजाय इस क्षेत्र को फिलिस्तीनी प्राधिकरण द्वारा शासित किया जाना चाहिए। यह इंटरव्यू रविवार रात तब प्रसारित हुआ जब इस्राएली रक्षा बल गजा पर ज़मीनी आक्रमण की तैयारी कर रहे थे, जिससे सैकड़ों हज़ारों निवासी दक्षिण की ओर भागने के लिए मजबूर हो गए, जिससे बड़े पैमाने पर प्रवासन ने मानवीय संकट खड़ा कर दिया। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त लोगों को अगर स्वरोजगार से आपने तो इसमें सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सिर्फ DD न्यूज पर। चाय की प्याली के साथ खबरों से भरी नई सुबह, देश की राजनीति, आम जन की कहानी, विदेशों की हलचल, कारोबार का गुणा भार, खेल का मैदान, मनोरंजन और ज्ञान विज्ञान, विरासत और संस्कृति के साथ सेहत की बात और ग्लैमर का तड़का। सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 से 9 बजे। सुकून से भरा नया सवेरा। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। प्रवर्तन निदेशालय ने सट्टा ऐप मामले में छत्तीसगढ़ में दुर्ग और राजनांदगांव में छापेमारी की है। ईडी ने ऑनलाइन सट्टा ऐप कारोबार से जुड़े सौरभ चंद्राकर को और उनके 7 करीबियों के घर छापे मारे। ईडी ने कुछ दिन पहले सौरभ चंद्राकर की 417 करोड़ की अवैध संपत्ति जब्त की थी। इस मामले में ईडी ने आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी ने नगर निगम में ठेकेदार नेहरू नगर ईस्ट निवासी दीपक सावलानी उर्फ जयदीप के ठिकानों की भी तलाशी ली। ईडी द्वारा आरोपियों के खिलाफ दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं ताकि महादेव सट्टा ऑनलाइन के मुख्य सरगना सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल के तार भी खंगाले जा सके।
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से एनएसजी कमांडोज और कर्मियों को शुभकामनाएं दी। एनएसजी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई। अपने सिद्धांत वाक्य सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा पर खरे उतरते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने खुद को देश के सुरक्षक के गढ़ के रूप में स्थापित किया। इस शुभ अवसर पर मैं सुरक्षा बल के उन सभी सैनिकों को नमन करता हूं जिन्होंने प्रोफेशनलिज्म, मातृभूमि के प्रति प्रेम और दृढ़ साहस को साबित करते हुए देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। एनएसजी कर्मियों को उनके स्थापना दिवस पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई। बात क्रिकेट से जुड़ी हुई। 5 बार की विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम आज क्रिकेट विश्व कप में श्रीलंका के सामने होगी। ये मुकाबला लखनऊ के एकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका दोनों को विश्व कप में अपनी पहली जीत की तलाश है। ऑस्ट्रेलिया को अपने पहले मैच में भारत से, जबकि दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की वजह से हार का मुंह देखना पड़ा। वहीं श्रीलंका की बात करें तो इस टीम को भी अपने पहले दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। टीम को पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका से हार मिली। ऑस्ट्रेलिया का टॉप ऑर्डर अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन करने में नाकाम रहा, जबकि गेंदबाजों का प्रदर्शन अच्छा था। श्रीलंका की बात की जाए तो टीम की कमान कुसिल मेंडिस के हाथों होगी, क्योंकि दासुन शनाका चोट के चलते विश्व कप से बाहर हैं। वनडे विश्व कप में जीत के रथ पर सवार भारतीय टीम रविवार शाम पुणे पहुंच गई। टीम गुरुवार को पुणे में बांग्लादेश के खिलाफ मैदान पर उतरेगी। भारतीय टीम ने अब तक 3 मुकाबले खेले और तीनों में टीम को जीत मिली। भारत ने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया को हराया, जबकि दूसरे मुकाबले में अफगानिस्तान को और तीसरे मैच में पाकिस्तान को शिकस्त दी। अच्छी बात यह है कि भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे हैं। आज शारदीय नवरात्र का दूसरा दिन है। सुबह से ही मंदिरों में घंट घड़ियाल बजने से पूरा मंदिर भक्तिमय हो गया और सुबह से ही मंदिरों में भक्तों का जमावड़ा लगा हुआ है। सिद्धपीठ आलोक शंकरी मंदिर में भक्त प्रतिमा की नहीं बल्कि पालने की भी पूजा करते हैं। ये एक ऐसा खास मंदिर है जहाँ कोई मूर्ति नहीं रखी गई। इसका नाम देवी अल्पो शंकरी के नाम पर रखा गया। नामकरण के पीछे भी ये मान्यता है कि यहाँ शिव प्रिया सती के दाहिने हाथ का पंजा गिरकर अदृश्य हो गया था। इसी वजह से शक्तिपीठ को अलोक शंकरी नाम दिया गया। वहीं मंदिर प्रांगण के बीच के स्थान में एक चबूतरा है जहाँ एक कुंड बना है। इसके ऊपर एक खास झूला पालना है। भक्त बड़ी संख्या में आकर यहाँ दर्शन करते हैं। खबर देवभूमि उत्तराखंड से, जहां चारों धामों के कपाट बंद होने की तिथि की एक-एक कर घोषणा शुरू हो गई। 24 अक्टूबर को दशहरे के दिन बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद करने के शुभ मुहूर्त की घोषणा की जाएगी। 15 नवंबर को भैया दूज के दिन केदारनाथ धाम और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद होंगे। गंगोत्री मंदिर समिति ने 14 नवंबर को गंगोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि तय कर दी। कपाट बंद होने की तिथि घोषित करने के लिए श्री बद्रीनाथ मंदिर परिसर में धार्मिक समारोह का आयोजन किया जाएगा। भगवान केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति शीतकालीन प्रवास श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ पहुंचेगी। विजयदशमी को ही द्वितीय केदार माहेश्वर के कपाट बंद होने की तिथि श्री ओंकारेश्वर मंदिर उखी मठ में और तृतीय केदार तुंगनाथ के कपाट बंद होने की तिथि शीतकालीन गद्दी स्थल मार्कंडे मंदिर मक्कू मठ में तय होगी। साथ ही श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने की तिथि विजयदशमी मंगलवार 24 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम में तय की जाएगी। फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।